हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी की तीसरी क्लास लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि साल 2021 का है, जो कि जनवरी में हुआ था, पेपर 1 का है। तो ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन नया है, तो उसको हम पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर से आपका जो रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए ताकि जो सीटेट जुलाई 2024 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए आपकी और अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई हो जाओ। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट जनवरी 2021 से लिया गया है। तो देखते हैं क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 136 है और यहाँ से स्टार्ट है आपका इंग्लिश पेडागोजी, जो कि 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर CALP, है ना। यानी C फॉर होता है कॉग्निटिव, A फॉर एकेडमिक, L फॉर लैंग्वेज और P फॉर प्रोफेंसी। यानी आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए, कभी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो इसका मतलब है कि कैल्प, है ना, यानी कॉग्निटिव, एकेडमिक, लैंग्वेज, प्रोफेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो 4 एक्टिविटी दी गई है, ये 4 एक्टिविटी में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि इसके अंडर आती है ना, यानी कैल्प के अंदर आती है। तो क्या वो राइटिंग बुक रिव्यू है, क्या वो मेकिंग रिजर्वेशन है, क्या वो तीसरा ऑप्शन बोलता है आंसरिंग कॉल है, या मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर एन सलून है। तो देखिए ये जो होता है कैल्प जो होता है ये यूज किया जाता है, ये किसके अंदर किस एक्टिविटी के अंदर आता है, राइटिंग बुक रिव्यू के अंदर आता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 137 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। The branch of linguistics that deal with the explanation of the relation between language and society is known as, यानी वह ब्रांच जहाँ पे वह लिंग्विस्टिक ब्रांच, वह भाषा का ब्रांच जहाँ पर किसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ, है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, लैंग्वेज और सोसाइटी का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ पे रिलेशन बताया जाता है, वो लैंग्विस्टिक का ब्रांच क्या कहलाएगा। क्या वो सोसाइटियल लैंग्वेज है, क्या वो साइको लैंग्विस्टिक है, क्या वो सोशियो लैंग्विस्टिक है, सोशियल लैंग्विस्टिक है, या एंथ्रोपोलॉजिकल लैंग्विस्टिक है। इन चारों में से किस फील्ड में आता है, जहाँ पर, यानी यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वो कौन सा फील्ड है जहाँ पे हम लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन को बनाते हैं, रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सोसाइटी से रिलेटेड जब रहेगा, सोसाइटियल नहीं होगा, साइको लैंग्विस्टिक भी नहीं होगा, सोशियो लैंग्विस्टिक इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए ये दोनों सेम देखने में लगेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है, सोसाइटियल लैंग्वेज है ना, और यहाँ पे सोशियो लैंग्विस्टिक है, दोनों में अंतर है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में वो सोशियो लैंग्विस्टिक फील्ड होती है ना, वो ब्रांच होती है लैंग्विस्टिक की। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है उसके बारे में पूछा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो हेल्प करता है हमारी। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ना, यानी अधिगम के लिए आकलन जो हम करते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो पहला
ऑप्शन क्या बोलता है, असेसिंग अ टीचर एफिशिएंसी इन अ टीचिंग, यानी टीचर की एफिशिएंसी को चेक करने का काम क्या करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो टीचर की एफिशिएंसी को नहीं चेक करता है, वो क्या करता है, वो बच्चों की एफिशिएंसी को चेक करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव, बिल्कुल सही है। क्या करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए हम करते हैं, फीडबैक के लिए करते हैं। हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ये पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना, बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। तो हम बीच बीच में जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है और जब तक एंड नहीं होता है, उस बीच बीच में हम क्या करते रहते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के सीखने के तरीके में हम तरीकों का पता लगाते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगर कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, हम डायग्नोस्टिक टीचिंग देते हैं। तो इसमें ये किसके अंदर आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो वहाँ पे हम मेनली फीडबैक देते हैं, है ना। तो अगला ऑप्शन फिर भी हम देखेंगे, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर लर्नर कैन कम्पीट विथ ईच अदर। देखिए इन्वायरमेंट, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे सारे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे कम्पीट या कंपटीशन प्रोवाइड या कंपटीशन वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत है। इंगेजिंग लर्निंग इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग फ्रॉम कम्पिटेटिव एग्जाम, देखिए यहाँ पे कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी हम नहीं कराते हैं ना। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल टास्क तो करानी है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो सेंटेंस दिया है ये गलत है। तो यहाँ पे सबसे बेटर कौन है, बेटर है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट बच्चों में होता है, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम CLT के नाम से जानते हैं, C फॉर कम्युनिकेटिव, L फॉर लैंग्वेज एंड T फॉर टीचिंग, ठीक है। Method in English lay stress on giving opportunity to learner to and participate in a purposeful talk in the classroom as it promote। देखिए ये क्या है, ये एक टीचिंग का मेथड है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी पर्सन चैनल बाय नेहा सिंह, तो उसमें आपको एक एक मेथड आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस मेथड में बताया जा रहा है कि क्या किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। उस स्ट्रेस किस पर रहता है, किस पर बल दिया जाता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट कर सके क्लास में, एक दूसरे से बात कर पाए और उसके थ्रू उनकी लर्निंग होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आता है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू यूज मदर टंग फ्रीली इन अ क्लासरूम। देखिए इसमें क्या है कि मदर टंग का फ्रीली यूज किया जा सकता है, और भी देखते हैं ऑप्शन। लर्नर टू एनकाउंटर विद अ रियल लाइफ सिचुएशन, देखिए हाँ मैंने पढ़ाया है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में रियल लाइफ सिचुएशन का यूज करके हम क्या कराते हैं, लैंग्वेज टीचिंग कराते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिर भी और ऑप्शन चेक करते हैं। Their written expression in a classroom and learner to minimize spelling and grammatical error, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू बच्चे को लैंग्वेज टीचिंग कराई जा रही है, और यही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की क्या विशेषता, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन है ना, स्टीफन क्रशन पर है। दो जो साइकोलॉजिस्ट है, एक स्टीफन क्रशन है और है कि चॉम्स्की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इन दोनों का पोजीशन इंग्लिश पेडागोजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। स्टीफन क्रशन ने क्या दिया था, क्या हाइपोथेसिस दिया था, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। As per Stephen Krishnan, the effective language teacher is someone who can provide input and help make it dash in a low एंजाइटी सिचुएशन। देखिए स्टीफन क्रशन के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि जो इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर क्या होगा, वो क्या करेगा, एक इनपुट प्रोवाइड करेगा, ऐसा इनपुट जहाँ जहाँ बच्चों को ज़रूरत होगी, है ना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग इनपुट देगा, है ना, बच्चों को बताएगा और हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, क्या वो इजी
ईजियर बनाने के लिए इन ए रो ऑफ एंजाइटी, यानी उनके जो एंजाइटी को कम करने के लिए, लो एंजाइटी करने के लिए, यानी लो एंजाइटी यानी जो बच्चे घबराते हैं ना, एंजाइटी फील करते हैं, उसको कम करने के लिए एक अच्छा इंग्लिश का टीचर जो है वो क्या करेगा, किस तरह का इनपुट प्रोवाइड करेगा बच्चों को, यानी किस तरह को बच्चे को क्या देगा, एक तरह से गाइडेंस देगा। तो क्या वो ईजियर बनाएगा, ग्रामेटिकल यानी इट ग्रामेटिकल इन ए लो ऑफ एंजाइटी सिचुएशन, कॉम्प्रिहेंसिबल या फ्लुएंट। तो यहाँ पर आंसर होगा, वो किसकी बात करते हैं, स्टीफन क्रिशन। स्टीफन क्रिशन का बहुत हद तक रिलेट करता है किससे, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट से। यानी जब भी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात आए तो आपको सीधा सीधा टिक लगा देना है, स्टीफन क्रिशन की ये बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। 141 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। अ टीचर डिवाइड अ क्लास इनटू अ ग्रुप ऑफ ए 5, है ना, 5 के 5 ग्रुप में क्या किया है, क्लास को डिवाइड कर दिया गया है ना 5 ग्रुप में। Ask them to discuss what they would do if they were catch in one of the following situation। यानी 5 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया और उन ग्रुप को बच्चों को ये सिचुएशन दी गई है और उनसे पूछा गया है कि अगर आप इन सिचुएशन में फंसोगे तो आप क्या करोगे। यानी यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि what they would do if they were catch in one of the following situation। यानी बच्चों के सामने एक सिचुएशन रख दिया गया है, बहुत सारे सिचुएशन रखे गए हैं और उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, आपका क्या ये होगा, आपकी क्या कदम होगी इस तरह के सिचुएशन में। तो पहला क्या है, देयर फ्रेंड फॉल down in a play field and hunted, they are trapped in a building on a fire। आप बिल्डिंग में फंस जाओगे जब जहाँ पर आग लगी होगी। they are struck up in a traffic jam, आप ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे। आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और वहाँ पे आपको चोट लग जाएगी। तो इन सब सिचुएशन के साथ आप डील कैसे करोगे, है ना। ये एक तरह का क्या दिया है, टीचर ने बच्चों के सामने सिचुएशन रखा है। अब दिस एक्टिविटी बेस्ड ऑन, अब ये एक्टिविटी जो टीचर क्लासरूम में करा रही है वो एक्चुअली है क्या है, ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन, क्या ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये एक्टिविटी है, क्या ये ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है। देखिए ऑडियो लिंगुअल अप्रोच में क्या होता है कि ऑडियो चलता है और उसके थ्रू बच्चे कोई भी एक्टिविटी को सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है, यानी CLT की अभी हमने बात की थी, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है। तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये जो सिचुएशन टीचर ने दी और क्या बोला, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, है ना। उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हम इस सिचुएशन में इस तरह से डील करेंगे, इस तरह से रिएक्ट करेंगे, बच्चे इस तरह की बातें क्लास में करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का माहौल बनेगा क्लास में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको CLT बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। The one that cannot be further divided into small grammatical meaningful component is, यानी वो क्या है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, यानी उसको और आप छोटा नहीं कर सकते हो। और वो क्या है, एक छोटी इकाई है किसी भी वर्ड की, किसी भी मीनिंगफुल वर्ड की एक छोटी इकाई है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। वो है क्या वो फोनीम है। फोनीम तो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है ना। फोनीम, व्हाट इज फोनीम, फोनीम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट है और उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसकी एक मीनिंग होगी। तो क्या ये मॉर्फिम है, मॉर्फिम तो लग रहा है, फिर भी हम पढ़ेंगे। क्या ये डिफ्थॉन्स है, डिफ्थॉन्स क्या होता है, डबल वॉवेल साउंड को हम डिफ्थॉन्स कहते हैं। एक ही वर्ड में जब 2 वॉवेल आते हैं और दोनों वॉवेल के साउंड निकलते हैं तो उसको डबल वॉवेल साउंड कहेंगे। जैसे हम ऑयल पढ़ते हैं, OIL, तो इसमें डबल वॉवेल साउंड आ रहा है, ओ का भी आ रहा है, ओ क्या है, एक वॉवेल है और आई भी वॉवेल है। तो ये होता है डबल वॉवेल साउंड, जिसको हम डिफ्थॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और सिंटेक्स क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट हुआ, नाउन प्रोनाउन, है ना, एडवर्ब, इनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट हो। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, सिंटेक्स होता है। क्या होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं,
सिंटेक्स बोलते हैं। तो देखिए ये तो सिंटेक्स होगा नहीं, सिंटेक्स क्या होता है वो तो आपको पता हो गया। डिप्थॉन्ग्स भी नहीं होगा, डबल वॉवेल साउंड को कहते हैं। फोनिम्स किसको कहते हैं, जहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड फोनिम्स। तो ये होगा मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। जो कि ग्रामेटिकल वर्ड होती है, उसकी अपने आप में एक मीनिंग होती है। अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे, है ना, जैसे ये है लव, LOVE, है ना, लव है। अब ये इसकी एक अपने आप में मीनिंग है। जब आप इसको ब्रेक करोगे, है ना, LO कर दोगे और VE कर दोगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं बचेगी। तो यही है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी और मीनिंगफुल होगी, तो वो क्या होती है, मॉर्फीम्स होती है। सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, है ना। चलिए 143 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, पढ़ते हैं, ठीक है। Alka, a student of class 3rd, often make a mistake between sh and sh. As a language teacher, your interpretation will be, यानी ये कल मैंने हिंदी का जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था उसमें भी ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो अलका क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 3rd में पढ़ती है और वो अक्सर क्या मिस्टेक करती है, श को श बोलती है ना, SH श को वो श बोलती है। तो वो अगर आप एक टीचर हो लैंग्वेज के, तो आप कैसे उस चीज़ को पहचानोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे उस चीज़ के साथ आप डील करोगे। यहाँ पर बोल रहा है अलका इज ए केयर, तो आप क्या समझोगे कि अलका केयरलेस स्टूडेंट है। देखिए श को श बोलना है, इससे आप नहीं बता सकते हो कि बच्ची जो है वो केयरलेस है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इट्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसका जो मदर टंग है या जो उसके घर में भाषा बोली जाती है, जो उसकी घर आसपास की भाषा है, उसकी बोली है ना, उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसका इफेक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसके प्रभाव के कारण वो श को श बोलती है ना, श को श बोलती है। तो ये तो हो सकता है, फिर भी और ऑप्शन चेक करते हैं। अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस। उसकी प्रोनाउंसिएशन ये क्या है, क्लियर नहीं है। तो देखिए उसका उच्चारण क्लियर नहीं है, इससे नहीं, वो सारा उच्चारण कब नहीं क्लियर होगा, जब वो एक एक वर्ड को इस तरह से गलत बोलेगी, एक एक शब्द को बोलेगी। वो श और श में वो कंफ्यूज्ड है और बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। एज अ टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक, आप टीचर होने के नाते इस मिस्टेक को क्या करोगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर तो करना नहीं है आपको, अगर रिकॉग्नाइज हो गया आप किसी भी बच्चे का मिस्टेक, तो आपको उसको क्या करना, सुधारना है ना। रेमेडियल टीचिंग के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं, उसका आप यूज करके आप उसको सुधारोगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ये ऑप्शन है सेकंड, श को स बोलना या र को र बोलना, ये किसी भी स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जो लोकल बोलियां होती हैं, है ना, उसका इन्फ्लुएंस के कारण वो इस तरह से बोल रही है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। डायलेक्ट का मतलब बोली होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 नंबर का क्वेश्चन। अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट to make a butterfly with a paper by following her instruction. This activity will help the student to develop. यानी एक लैंग्वेज की टीचर है, वो बच्चों से क्या बोलती है कि आप एक बटरफ्लाई बनाओ पेपर के हेल्प से, पेपर से, और जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप वैसे वैसे पेपर को क्या करोगे, फोल्ड करोगे और आपको आपकी बटरफ्लाई बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी स्किल बच्चे की डेवलप हो रही है ना, तो आपको बताना। पेपर मेकिंग स्किल डेवलप हो रही है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है, पेपर फोल्डिंग स्किल हो रही है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे रीड तो कर नहीं रहे हैं बच्चे जब खुद पढ़ेंगे तब तो उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, है ना। पेपर फोल्डिंग हो नहीं रही है, पेपर मेकिंग स्किल भी यहाँ पे नहीं हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे पेपर को कटिंग करेंगे, पेपर को फोल्ड करेंगे, सुनकर। टीचर बोलेगी और बच्चे सुनेंगे, तो यहाँ पे बच्चे की जो कंसंट्रेशन लेवल होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत हाई होगी, और उस कंसंट्रेशन की हेल्प से बच्चे क्या करेंगे, लिसनिंग एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। टीचर बोलेगी, बच्चे सुनेंगे, यानी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है, वो सुनकर
वो देख नहीं रहे कि टीचर किस तरह बना रही है, वो सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जो है वहां पे डेवलप होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 145 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, है ना। क्या बोलती है एक लैंग्वेज टीचर बच्चों से कि आप फ्लावर को कलेक्ट कीजिए और एक फ्लावर स्क्रैप्ड बुक बनाना है ना। शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज और इन इंग्लिश, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू प्रमोट, यानी एक लैंग्वेज टीचर है, बच्चों को फ्लावर स्क्रैप्ड बुक बनाने के लिए बोलती है, और वो क्या बोलती है कि सारे फ्लावर का नाम आपको अपनी भाषा में लिखना है। यानी क्लास में क्या होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, कोई गुजराती बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है ना, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो सबके भाषाओं में फूलों का नाम जो होंगे, जो फ्लावर का नाम होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी भाषा में सारे फूलों के नाम लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रही है टीचर, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, किसको बढ़ावा मिल रहा है, किसको प्रमोट किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, लव फॉर नेचर। यहाँ पे नेचर लव दिखाया जा रहा है। देखिए नेचर लव दिखाने के लिए और भी तरीके हैं, आप जाओ गार्डन में जाओ, वहां पे फ्लावरिंग करो, गार्डनिंग करो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, ये भी नहीं हो रहा। क्या ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल सही, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट यानी बहुभाषिता को पोषित किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को यानी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के साथ जोड़कर, यानी सब्जेक्ट को एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ जोड़कर जब आप पढ़ाते हो तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। बीएड में ये सिलेबस बी में एक सब्जेक्ट भी है आपका, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे क्या कर रही है, बहुभाषिता को पोषित कर रही है टीचर का पर्पस क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना। 146 क्या बोलता है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग रोल लर्नर का रोल होगा जो कि इंडिपेंडेंट लर्नर बनाएगा लर्नर को, है ना। टीचिंग एड के थ्रू, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड मटेरियल। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड की तरह। यहाँ पे क्या हो, इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे। क्या होता है, जब बहुत सारे आप क्लासरूम में देखे होंगे, है ना, ज्यादातर आप लोअर क्लासेस में देखोगे, जो प्ले ग्रुप वाले क्लासेस होते हैं, जैसे आप सीनियर केजी, जूनियर केजी, ये सब जो क्लासेस होते हैं, नर्सरी होती है, प्ले ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, उनकी क्लास बहुत कलरफुल बनी होती है ना। इवन आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ तो बहुत सारे चीज जो बिल्डिंग है, इवन बाउंड्री पर बहुत सारे ऐसे चीजें दी रहती हैं जिससे आपकी लर्निंग हो पाए, बहुत ऐसी नॉलेज दी रहती है, इंफॉर्मेशन दी रहती है ना। तो वो वहां पर बच्चे क्या होंगे, वहां पे कोई बच्चे को सिखाने नहीं आएगा कि देखो ये लिखा है वो लिखा है, बच्चे खुद पे खुद पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे, है ना। इसीलिए वो चीजें बनाई रहती हैं, एक्टिविटी डिजाइन की रहती है, किस पर, क्लासरूम के वॉल पर, बाहर गेट पर बनी रहती है, बाउंड्री वॉल पर बनी रहती है। तो उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। यानी बिल्डिंग को किस तरह यूज कर रहे हैं, लर्निंग एड की तरह यूज कर रहे हैं ना, जिसको बाला बोलते हैं, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट था। 147 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन अ क्लासरूम हेल्प। यानी क्लासरूम में आप क्या कर रहे हो, एक रीडिंग कॉर्नर बना रहे हो, है ना, जहां पर बहुत सारी बुक्स रखी रहेगी और बच्चे जाएंगे और अपनी मर्जी से जो भी उनको मन है वो बुक उठाएंगे, चाहे वो स्टोरी की हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो मैगजीन हो, है ना। तो इसका क्या, वो जो आप रीडिंग कॉर्नर क्लासरूम में बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, है ना। तो देखिए क्या है, चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थ्रोली। अब सिलेबस को पढ़ाने के लिए रीडिंग कॉर्नर बनाया गया है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट।
ये इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों को ऐसा मौका दिया जा रहा है कि बच्चे वहाँ जाएं और अपनी पसंद के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक को वो सेलेक्ट कर पाएंगे। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। फिर भी हम और ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस पूरा करने का है, ये सिलेबस को रिवाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो क्लासरूम में टीचर आपको कराएगी या बहुत सारी एक्टिविटी है ना। लेकिन यहाँ पर रीडिंग कॉर्नर बनाने का पर्पस यही है कि बच्चे जाएं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक को सेलेक्ट करें। ठीक है। The children but burden the teacher to maintain a register and keep record for their work. यहाँ पे क्या है, the children but burden the teacher to maintain, यानी ये बर्डन हो जाएगा टीचर को मेंटेन करने के लिए, रजिस्टर में रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और वो वर्क होगा, है ना। अगला है टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक आर इशू बाय द टीचर। और यहाँ पर क्या करना है, इसलिए किया जा रहा है कि ये किया जा रहा है, जो लाइब्रेरियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर कर दिया जा रहा है, यानी बांट दिया जा रहा है। क्योंकि क्या है, सोचा जा रहा है कि लाइब्रेरियन पर बहुत ज़्यादा लोड है, तो इसलिए हम क्लासरूम में क्यों ना क्लासरूम में ही एक रीडिंग कॉर्नर बना के उसके लोड को कम कर दिया जाए। देखिए लाइब्रेरियन का काम क्या है, लाइब्रेरी से बुक प्रोवाइड करना, वो उसका काम है, उसका लोड नहीं है उस पर, है ना। उसको उसके लिए ये नहीं किया जा रहा। मेन पर्पस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लर्नर को अपॉर्चुनिटी, यानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो फ्री पीरियड में, लेजर पीरियड में अपने इंटरेस्ट की बुक पढ़ सके अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and for और ups and down position this way of writing। देखिए स्मॉल किड्स जो होते हैं इनिशियल स्टेज, यानी सबसे स्टार्टिंग एज में, जब वो इस तरह से पेन पकड़ते हैं, और पेन पकड़ते कहाँ है, बीचों बीच पेन को पकड़ते हैं। मान लो कि ये पेन है ना। आपने अक्सर अपने छोटे भाई बहन या घर में बच्चे हैं या आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने क्या देखा होगा कि बच्चे यहाँ से ऐसे पेन पकड़ेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, ऐसे 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 करके इस तरह से कुछ आप थोड़ी देर अपनी कॉपी देके जाओ, उसके बाद वो ऐसे डिजाइन बनाएंगे आपकी बुक में कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो ये कौन करते हैं, बहुत छोटे बच्चे करते हैं, 2 साल 2.5 साल वाले बच्चे या 1.5 साल वाले बच्चे इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस वे ऑफ राइटिंग, इस वे ऑफ राइटिंग को कहते क्या है, तो इस वे ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं स्क्रिबलिंग, है ना। स्क्रिबलिंग कहते हैं, यानी स्क्रिबल करना, इस तरह से बच्चे कर देते हैं, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, और आपके साथ भी हुआ होगा, आपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारा क्या है। 149 नंबर का क्वेश्चन है। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज asking student to interact in a group and then share their personal response to the poem and with each other. This task promotes social interaction by advocated by। यानी यहाँ पे क्या बोल रही है, टीचर क्या कर रही है, बच्चों को क्या कर रही है, बच्चों को कह रही है कि आप ग्रुप में इंटरैक्ट कीजिए, है ना, आप और शेयर कीजिए अपने पर्सनल रिस्पॉन्स को टू द पोएम के प्रति आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कैसा है, और एक दूसरे से शेयर कीजिए, एक दूसरे से आप लोग क्या कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए। तो ये जो टास्क है ना, सोशल इंटरेक्शन का, अब बच्चे एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को जो पोएम के प्रति है ना, उसको शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, और इस तरह से बच्चे शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये सोशल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। चॉम्स्की ने दिया था, प्याचे ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या लेब्बाइगस्की ने दिया था। तो ये किसने दिया था, लेब्बाइगस्की ने दिया था। वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव टू आस्क स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। When the student have written down the direction, they will then present their direction in a pair to each other
दिस एक्टिविटी विल इंक्रीज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लैंग्वेज की क्लासरूम चल रही है और वहाँ पे टीचर क्या बोलती है स्टूडेंट से कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, राइट लिखना है। क्या लिखना है, आपको डायरेक्शन को लिखना है, आपके घर से स्कूल आने का जो डायरेक्शन है उसको आप लिखिए। और आप लोग सभी अपने जो भी आपने लिखा है सारे बच्चों को बोलती है कि आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद अपने डायरेक्शन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, है ना। यानी when the student have written down the direction, जब बच्चे अपने अपने घर से, यानी ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल, सारे बच्चे अब इस डायरेक्शन को लिखेंगे कि मैं इस तरह से लेफ्ट चलता हूँ फिर राइट चलता हूँ, इस तरह का लिखेंगे बच्चे। लिखने के बाद क्या करेंगे, सारे बच्चे अपना अपना लिखेंगे अपने अपने नोटबुक में। उसके बाद सारे बच्चे एक दूसरे से अपने डायरेक्शन को शेयर करेंगे कि मेरे घर का रास्ता ऐसा है, आपके घर का, तुम्हारे घर का रास्ता कैसा है, इस तरह से। तो ये एक्टिविटी हो क्या रही है, दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू इंक्रीज। ये किस लिए एक्टिविटी कराई जा रही है, क्या इंक्रीज कराना है, क्या ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए किया जा रहा है, क्या ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, बिक्स है, देयर डायरेक्शन सेंस विद विच स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अपने डायरेक्शन को लेके, इसलिए कराया जा रहा है। टू इंटीग्रेशन ऑफ द लैंग्वेज विद साइंस, साइंस से डायरेक्शन को जोड़ने की, यानी लैंग्वेज और साइंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, यानी साइंस सब्जेक्ट को लैंग्वेज के साथ जोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो देखिए ये किस लिए किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट करने के लिए। ये जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी ये टीचर ने कराई वो इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है। एक ये भी आंसर हो सकता है कि साइंस को लैंग्वेज से जोड़ रही है, लेकिन साइंस से लैंग्वेज को जोड़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।